ब्रेकअप के बाद मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने वी चैट मोमेंट्स पर पोस्ट किया कि मैं स्टेराइल हूँ, नपुंसक हूँ, और फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने भी पूरे कॉलेज में अफवाह फैला दी कि उसके बूब्स बहुत छोटे हैं और उसके पैरों से बदबू आती है। ये सब करने के बाद हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया और डिसाइड किया कि हम कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। पर किसने सोचा था कि एक साल बाद, ग्रेजुएशन के बाद, हम न सिर्फ फिर से मिलेंगे, बल्कि किस्मत हमें एक ही घर में ले आएगी। हम दोनों ने एक ही अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया था। ग्रेजुएशन के बाद मैं कंपनी के पास एक सस्ता सा कमरा ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक शेयर अपार्टमेंट मिला। लैंडलॉर्ड ने कहा कि दूसरी टेनेंट एक लड़की है। अपार्टमेंट काफी बड़ा है। तुम दोनों आराम से अपनी अपनी स्पेस में रह सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद मेरी दोनों जेबें बिल्कुल खाली थीं। मेरे पास एक भी फालतू पैसा नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद मैंने वो कमरा रेंट पर ले लिया। चाहे दूसरी टेनेंट 3 सिर और 6 हाथों वाला कोई मॉन्स्टर ही क्यों ना हो, मैं मैनेज कर लूंगा। पर अपार्टमेंट में कदम रखते ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही सिंपल समझ लिया था। ये लड़की इसी 8 टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा डरावनी थी। ये लड़की कोई और नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सॉन्ग याओजी थी, जिससे मेरा 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ था। पर उस वक्त मुझे अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। क्या सच में ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है? वो मुझे घूर रही थी और कुछ सेकंड्स के लिए पूरे लिविंग रूम में मौत का सन्नाटा छा गया। अगले ही सेकंड हम दोनों ने ऑलमोस्ट एक साथ, हेजिटेशन के साथ एक दूसरे का नाम लिया। सॉन्ग याओज जी यानलिम। 3 सेकंड्स के अजीब से सन्नाटे के बाद हम दोनों एक साथ चिल्लाए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत चुपचाप पीछे कदम बढ़ाए और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने एक बार फिर अपार्टमेंट का नंबर चेक किया और अपने हाथ में पकड़ी चाबी देखी। शायद मैंने गलत तरीके से दरवाजा खोला है, मैंने सोचा। और इस बार मैंने अपना बायां पैर पहले अंदर रखा। पर मेरे सामने अभी भी सॉन्ग याओजी का वही ठंडा और खौफनाक चेहरा था। मुझे सच में लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। पर फिर भी मैंने हेजिटेशन के साथ पूछा, तुम बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिख रही हो। सॉन्ग याओजी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझ पे चिल्लाई, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ही हूं। मुझे ना पहचानने का नाटक मत करो। तुम राग भी बन जाओगे ना, तब भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी। मैंने ना मैं सिर हिलाते हुए कहा, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हें तो श्यामन जाना था ना। सॉन्ग याओजी ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा था कि मैं श्यामन जाने वाला हूं, इसलिए उसने वहां जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। पर वो ये बात मुझे बता नहीं सकती थी, वरना ऐसा लगता कि वो जानबूझकर मुझसे भाग रही है। इसलिए उसने एक ठंडी सांस ली और पूछा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी तो श्यामन जाना था ना। मैं बस यही बोलने वाला था कि मैं भी तुम्हें अवॉइड करना चाहता था। पर ये सुनकर ऐसा लगता जैसे मुझे हमारे ब्रेकअप का अभी भी बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे वहां जाने का कोई शौक नहीं है, मैं यहीं आना चाहता था। सॉन्ग याओजी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अच्छा, तो कोई रिलेशनशिप के टाइम से ही झूठ बोल रहा था? क्या बात है, सच में एक गुड बॉय हो तुम। उसकी टोन में एक अजीब सा सार्केज्म और ताना था। पर मुझे इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। हाँ, मैं एक गुड बॉय हूँ। मेरे जैसे अच्छे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? इतना कहकर मैं अपना सूटकेस खींचते हुए अंदर जाने लगा। मेरी हरकत देखकर सॉन्ग याओजी हैरान रह गई। तुम अंदर क्यों आ रहे हो? मैंने दरवाजा बंद किया और जवाब दिया, मैं यहाँ रहने वाला हूँ। मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 3 महीने के लिए। सॉन्ग याओजी शॉक में थी। मेरे ये बोलने के बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि हम दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। हम दोनों ने एक साथ एक गहरी सांस ली। मैंने अपना माथा पीटा और ब्लैंक होके खड़ा रह गया। और सॉन्ग याओजी तो मन ही मन चीख रही थी, ये क्या मजाक है? मुझे इस घटिया आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। उसने तुरंत मेन डोर की तरफ इशारा किया। तुमने ये अपार्टमेंट क्यों रेंट किया? बाहर जाओ, कोई और जगह ढूंढो। मैंने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं? यहाँ का रेंट 1200 युआन महीना है। जो इसे छोड़ेगा वो बेवकूफ होगा। तो मुझे पैसे दे दो, मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा। पर सॉन्ग याओजी के पास पैसे कहाँ थे? वो खुद भी पूरी तरह से कंगाल थी जब हम रिलेशनशिप में थे।
तो हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीदने में बहुत पैसे खर्च करते थे। अगर मैं उसे कुछ देता तो उसे बुरा लगता और वो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मुझे कुछ ले देती। ऐसे करते करते हम दोनों कंगाल हो गए और सारा प्रॉफिट दुकानदारों का हुआ। हम दोनों टिपिकल स्टूपिड कपल थे और अब रिजल्ट ये था कि उसकी जेब में सिर्फ 1500 युआन बचे थे। वो कॉलेज के दिनों से भी ज्यादा गरीब हो चुकी थी और उसे इन्हीं 1500 युआन में अगले महीने की सैलरी आने तक गुजारा करना था। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, पैसे नहीं दोगी तो मैं यहीं रहूंगा। इतना कहकर मैं अपना सामान लेकर खाली वाले बेडरूम की तरफ जाने लगा। रास्ते में मैं सॉन्ग याओजी के कमरे में झांका। उसका सूटकेस खुला हुआ जमीन पर पड़ा था और पूरा कमरा अस्त व्यस्त था, यहां तक कि उसके बेड पर पिंक, वाइट और पता नहीं किस किस कलर के अंडरगारमेंट्स फैले हुए थे। मैंने मन ही मन सोचा, क्या तुम अपना कमरा थोड़ा साफ नहीं रख सकती? पर फिर मुझे याद आया कि अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ बातें अब मैं उसे नहीं बोल सकता। सॉन्ग याओजी वापस सोफा पर बैठ गई। उसने कुशन से अपना मुंह छुपा लिया। पूरी दुनिया में तुम्हें यही अपार्टमेंट मिला था रहने के लिए। अपना कमरा सेट करने के बाद मैं लिविंग रूम में आया तो देखा कि सॉन्ग याओजी अभी भी मुंह फुलाए बैठी है। मैंने एक नजर उसके बंद बेडरूम के दरवाजे पर डाली। लगा था कि उसे रियलाइज हो गया है। मैंने पूछा, रूममेट, मैं खाना खाने जा रहा हूं, तुम्हें चलना है क्या? सॉन्ग याओजी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुम्हारे साथ खाना खाने कौन जाएगा? मैंने कंधे उचकाए और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। और सॉन्ग याओजी को सच में बहुत भूख लग रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और मेरे पीछे से चिल्लाई, रूममेट, मुझे भी जाना है। बाहर एक छोटे से रेस्टोरेंट में हम दोनों चुपचाप बैठे थे। माहौल बहुत ऑकवर्ड था। सॉन्ग याओजी मुझे फोन चलाते हुए देख रही थी। उसने भी अपना फोन निकाला, पर स्क्रीन अनलॉक करते ही उसे याद आया कि उसके फोन का वॉलपेपर हमारी एक फोटो है। वो फोटो जब हमने पहली बार एक दूसरे को हक किया था। उसने मेरे बहुत सारे गिफ्ट्स और फोटोज डिलीट कर दिए थे, पर इस एक फोटो को डिलीट करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा था कि वो मुझे अब कभी नहीं देखेगी, तो फोटो रखने में क्या बुराई है। पर किसने सोचा था कि मैं अचानक उसके सामने आ खड़ा होऊंगा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने झटके से अपना फोन टेबल पर उल्टा रख दिया। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा डर गया। रिलेशनशिप के टाइम जब भी वो गुस्सा होती थी तो ऐसा ही करती थी। मैंने डरते हुए धीमी आवाज में पूछा, मैंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है ना? पर बोलते ही मुझे रियलाइज हुआ मैं डर क्यों रहा हूं। मैं अब उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं। मैं सीधा होकर बैठ गया। सॉन्ग याओजी ने हल्के से अपने बाल कान के पीछे किए और एक कोल्ड टोन में मिली, मेरा हाथ स्लिप हो गया था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने उससे ज्यादा बहस नहीं की और वापस फोन देखने लगा। पर मेरी आंखों के कोने से मैंने सॉन्ग याओजी के पैरों की तरफ देखा। उसने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे और उसके पैर बहुत गोरे और सुंदर लग रहे थे। ये स्पोर्ट्स शूज शायद मैंने ही उसे गिफ्ट किए थे। उसने अभी तक रखे हुए हैं। सॉन्ग याओजी बार बार नजरें उठाकर ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो मुझे नहीं देख रही, बिल्कुल पहले की तरह। पर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी पतली हो गई है। क्या वो आजकल वर्कआउट कर रही है? अगर वो अपने कपड़े ऊपर करे तो शायद उसके एब्स भी हों। पर अगले ही पल उसने मेरी नजरों को नोटिस किया। उसे रियलाइज हुआ कि मैं फोन नहीं देख रहा हूं। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया। ये मेरे पैर घूर रहा है, ठरकी कहीं का। उसने तुरंत अपने पैर पीछे खींचे और चिल्लाई, ओए, तुम क्या कर रहे हो? मैं चौंका। मैंने तुरंत सिर उठाया और देखा कि सॉन्ग याओजी दोनों हाथ कमर पर रखे मुझे घूर रही हैं। तुम मेरे पैरों को घूर रहे थे। ठरकी, मैंने खांसते हुए सफाई दी। तुम गलत समझ रही हो, मैं तो अपना फोन देख रहा था। पहले सॉन्ग याओजी हमेशा मेरे सामने अपने पैर शो ऑफ किया करती, पर अब मैं एक नजर देख भी नहीं सकता। मैंने खुद तुम्हें घूरते हुए देखा है और तुम मान भी नहीं रहे हो। जब मैंने देखा कि वो बहस करने पर तुली है तो मैंने भी पलटकर पूछा, चलो मान लिया कि मैं देख रहा था, तो तुम ये बताओ, मैंने जो स्पोर्ट्स शूज तुम्हें गिफ्ट किए थे वो तुमने अभी तक क्यों रखे हैं? सॉन्ग याओजी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। उसने नीचे देखा और तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने सच में वही शूज पहने हुए हैं। उसे लगा कि उसका चेहरा शर्म से जलने लगा है। मैं तो बस इससे पहले कि वो कुछ कह पाती
मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या बात है? क्या अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स बाकी हैं? ये सुनते ही सॉन्ग याओजी टोन एकदम ठंडी हो गई। तुम बकवास, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रेस्टोरेंट के ओनर दो गरम गरम एग फ्राइड चावल की प्लेट्स लेकर आ गए। ओनर ने स्माइल करते हुए कहा, इसे टेस्ट करो, अगर पसंद आए तो दोबारा जरूर आना। हमारे बीच का टेंशन टूट गया। हम दोनों ने एक दूसरे को घूरा, एक ठंडी सांस ली और खाना शुरू कर दिया। खाते खाते मैं सोच रहा था, ये लड़की अभी भी पहले की तरह अनरीजनेबल है। और सॉन्ग याओजी सोच रही थी, ये आदमी अभी भी उतना ही ढीठ और बेशर्म है। उस वक्त हम दोनों को रियलाइज हुआ कि हमारे रिलेशनशिप के वो प्यारे और इनोसेंट दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे। सॉन्ग याओजी की आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और मुझसे कहा, चूंकि अब हम रूममेट्स हैं तो हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। मैंने सिर उठाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सॉन्ग याओजी ने अपनी उंगलियों पर काउंट करते हुए कहा, रूल नंबर 1, जब मैं नहाए जाऊंगी तो तुम अपने कमरे में रहोगे और बाहर नहीं आओगे। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे देखने का बहुत शौक है। वैसे भी मैंने सब कुछ देखा ही हुआ है। रूल नंबर 2, एसी का बिल आधा आधा होगा। एसी का टाइम भी इक्वल होगा। और सोने से पहले एसी का टाइमर 3 घंटे पर सेट करना होगा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सिर्फ 3 घंटे? इतनी गर्मी में 3 घंटे के बाद क्या हम बिना सोए तड़पेंगे? सॉन्ग याओजी ने गला साफ किया। मैंने तुम्हारे बारे में सोचकर ही 3 घंटे कहा है। असल में वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके पास सच में सिर्फ 1,000 युआन से कुछ ज्यादा ही पैसे बचे थे। अगर वो सेविंग नहीं करेगी तो अगले महीने तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो अपने घर वालों से पैसे मांग सकती थी। और जब वो घर से निकली थी तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी। अब घर से निकलते ही पैसे मांगना उसे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। ये सब सोचते हुए सॉन्ग याओजी ने मेरी तरफ घूरा। मैं कुछ बोलने ही वाला था, पर उसका गुस्सा देखकर मैं चुप हो गया और मजबूरी में कहा, ठीक है, 3 घंटे मतलब 3 घंटे। वैसे भी मैं कोई बहुत अमीर इंसान नहीं हूं। अगर पैसे बच रहे हैं तो अच्छा ही है। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सॉन्ग याओजी का तीसरा रूल मुझे इंसान ही नहीं समझेगा। रूल नंबर 3, रात को गेम्स खेलना स्ट्रिक्ट मना है। ये सुनते ही मैंने तुरंत मना कर दिया। गेम्स खेलना मना है? अगर मैं गेम्स नहीं खेलूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? सॉन्ग याओजी ने मुझे थोड़े गुस्से से देखा। जब हम रिलेशनशिप में थे तब भी तुम हर रात बस गेम्स खेलते थे। क्या गेम्स इतने मजेदार होते हैं? क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे? बोलते बोलते उसे रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई है। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत खुद को करेक्ट किया। मेरा मतलब है, सोने के टाइम गेम्स नहीं खेल सकते। ज्यादा से ज्यादा तुम रात के 11 बजे तक खेल सकते हो। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, 11 बजे तक। अब हम कॉलेज में थोड़े ही हैं। अगर रात को देर तक खेलेंगे तो सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे और सैलरी कट जाएगी। मेरी बात सुनकर सॉन्ग याओजी ने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। फिर वो बोली, रूल नंबर 4, एक सेकंड, तुमने तो कहा था कि हम 3 रूल्स बनाएंगे। ये फोर्थ रूल कहाँ से आ गया? सॉन्ग याओजी ने गला साफ किया। 3 बस एक नंबर है। इसका मतलब ये नहीं कि रूल्स सिर्फ 3 ही होंगे। अच्छा, तो तुम वर्ड्स के साथ खेल रही हो। अंडरगारमेंट्स अलग अलग वॉश करने होंगे। तुम हर चीज मशीन में नहीं डाल सकते। मैंने सिर हिलाकर ये रूल भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने अपनी कंडीशंस रख दी, अब मेरी बारी। मेरी भी 2 कंडीशंस हैं। सॉन्ग याओजी ने प्राउडली अपना सिर उठाया। मैं साफ सफाई पसंद करती हूँ और परफेक्ट हूँ। तुम्हारी क्या कंडीशंस हो सकती हैं? मैंने हंसते हुए कहा, तुम अपने कपड़े पूरे घर में इधर उधर नहीं फेंकोगी। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया। दोपहर वाली बात याद करके उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ओह ऑफ कोर्स, कम से कम मैं लिविंग रूम में तो नहीं फेंकूंगी, तुम वरी मत करो। रूल नंबर 2, तुम आधी रात को नॉवेल्स पढ़कर अजीब अजीब आवाजें और चीखें नहीं निकालोगी। ये सुनकर सॉन्ग याओजी का चेहरा और भी लाल हो गया। मुझे पता था कि उसे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। वो अक्सर आधी रात तक नॉवेल्स पढ़ती थी और मुझे लगातार मैसेजेस भेजती रहती थी, एक साथ डजन्स मैसेजेस। सॉन्ग याओजी ने अपना बचाव करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, अब मैं जॉब कर रही हूँ
कॉलेज वाली बात अलग थी। अब मैं आधी रात को नॉवेल्स नहीं पढ़ूंगी। रूल्स तय होने के बाद हम घर वापस आ गए। सॉन्ग याओजी ने तुरंत एक पेपर निकाला और उस पर सारे रूल्स लिख दिए। टोटल 6 रूल्स। उसने मेरे रूल्स भी लिख दिए थे। उसने वो पेपर एंट्रेंस डोर के पास कैबिनेट पर चिपका दिया। फिर उसने अपना कुछ सामान सेट किया और नहाने जाने का डिसाइड किया, पर यह सोचकर कि मैं बगल वाले कमरे में ही हूं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मेरे कमरे के दरवाजे के पास आई और बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम अपने हेडफोन्स पहन लो और बाहर मत आना। जब मैं नहा लूं तभी तुम बाहर आ सकते हो। मैंने मजबूरी में अंदर से आवाज दी, गॉट इट। तुम्हें देखना कौन चाहता है। मैंने हेडफोन्स पहन लिए। इस वक्त मेरे साथ गेम्स खेलने वाला कोई नहीं था, तो मैंने कुछ सॉफ्ट सॉन्ग्स प्ले कर लिए। पर फिर भी मुझे बाथरूम से आ रही पानी की छप छप आवाज सुनाई दे रही थी, और न चाहते हुए भी मेरे दिमाग में सॉन्ग याओजी के नहाते हुए सीन्स इमेजिन होने लगे। अचानक एक चीख सुनाई दी। मैं चौंका। ये इमेजिनेशन के साथ बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा है क्या? फिर मुझे कुछ चिल्लाने की आवाजें आईं। मैंने अपने हेडफोन्स उतारे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सॉन्ग याओजी मुझे बुला रही है। मैंने दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ? जरा गेजर चेक करना, पानी एकदम ठंडा आ रहा है। सॉन्ग याओज खुद ही बाहर आ जाती थी, पर उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। वो पानी से पूरी तरह से भीग चुकी थी और बिना नहाए साफ कपड़े पहनकर बाहर भी नहीं आ सकती थी। वो बाथरूम में खड़ी शर्म और एम्बैरेसमेंट से लाल हो रही थी। आज तो लाइविंग का पहला ही दिन है, आगे क्या होगा? मैं किचन में गया, गीजर तो ऑन ही नहीं है। मैंने गीजर ऑन किया और एक क्लिक की आवाज के साथ वो स्टार्ट हो गया। मैंने बाथरूम की तरफ आवाज दी, अब चेक करो। अंदर से सॉन्ग याओजी ने गर्म पानी आने का कंफर्म किया और फिर चिल्लाई, तुम वापस जाओ, दरवाजा लॉक कर लेना और हेडफोन्स पहन लेना। मैंने सोचा, ये खुद को बेवकूफ बना रही है, नहाने की आवाज में सुनने लायक क्या है। मैं बेड पर लेट गया। मैं उस अनजान सीलिंग को घूरते हुए सोच रहा था। हमारी हालत तो उन ओल्ड कपल्स जैसी हो गई है जो 20 साल की शादी के बाद अलग अलग कमरों में सोते हैं। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा। मेरी जॉब एक टेस्टिंग इंजीनियर की थी, जिसमें मैकेनिकल सिमुलेशन और बाकी बहुत सी चीजें शामिल थीं। एक फ्रेशर होने के नाते मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे बस एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को फॉलो करना था और काम सीखना था। मेरे पीछे बैठे कॉलीग का नाम फू यानशु था। वो भी मेरी ही एज का था और फ्रेशर था। हमने एक दूसरे को हाय बोला और काम शुरू कर दिया। मेरी कंपनी एक जानी मानी बिग टेक कंपनी थी, जिसके रूल्स और रेगुलेशंस बहुत क्लियर थे। नए एम्प्लॉयज के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस था। हालांकि ये मेरा पहला दिन था, पर मुझे अच्छे से पता था कि स्लैकिंग ऑफ काम से बचने का आर्ट क्या होता है। पर मैं टेस्टिंग और बाकी चीजों के बारे में भी काफी कुछ जानता था। इसी बीच सॉन्ग याओ जी एक फॉर्मल सूट पहनकर अपनी डेस्क पर बैठी थी। थैंकफुली थैंकफुली हम दोनों एक ही कंपनी में काम नहीं करते थे। अगर हम एक ही कंपनी में होते तो वो पक्का रातों रात सिटी छोड़कर भाग जाती। कॉलेज के दिनों में हम दोनों का मेजर सब्जेक्ट सेम था। हालांकि हम अलग अलग क्लासेस में थे, पर लेक्चर्स के टाइम हम हमेशा साथ बैठते थे। काम करते करते उसे वो दिन याद आ गए जब क्लास के बीच में मैं उसके कान में फुसफुसाता था। उस टाइम उसे मेरी आवाज सुनना बहुत पसंद था। मेरी आवाज में एक लड़कपन था जिसे सुनकर उसे ऐसा लगता था जैसे उसने शराब पी ली हो और वो नशे में हो। क्या बकवास है, नशे में होना। क्या सोच रही हूं मैं? सॉन्ग याओ जी ने अपना माथा पकड़ा और इन अजीब ख्यालों को दिमाग से बाहर निकाला। उसने तुरंत अपना कंप्यूटर ऑन किया। उसके पीछे एक 30 साल की बहुत ही मैच्योर और जेंटल लेडी बैठी थी। ये सॉन्ग याओ जी की मेंटर थी। इस जेंटल मेंटर की गाइडेंस में दिन बहुत जल्दी खत्म हो गया। हालांकि हम दोनों का ऑफिस का पहला दिन था और हम बहुत थक चुके थे, पर फिर भी हम में कॉरपोरेट वर्ल्ड को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। काम के बाद हम दोनों अपनी थकी हुई बॉडी को घसीटते हुए घर पहुंचे। लिविंग रूम में हम दोनों एक दूसरे से 1 मीटर का डिस्टेंस बनाकर बैठे थे। कॉफी टेबल पर एक रेड कलर्ड बॉक्स रखा था जिस पर गोल्ड लेटरिंग थी। सॉन्ग याओजी को समझ नहीं आया कि वो क्या है। उसने एक नजर बॉक्स पर डाली और सोचा कि शायद ये मुझे ऑफिस से मिला कोई ज्वाइनिंग किट होगा, जिसमें नोटबुक्स, पेन्स और एक वाटर बॉटल होगी।
सॉन्ग याओजी ने मुझे सूट पहने हुए तिरछी नजरों से देखा। आखिरी बार उसने मुझे सूट पहने हुए तब देखा था जब कॉलेज के एक इवेंट में मैंने स्टेज पर स्पीच दी थी। उस वक्त मैं एनर्जी से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट और बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने मेरी बहुत सारी फोटोज भी क्लिक की थी, हालांकि अब वो सारी फोटोज उसके रिसाइकिल बिन में पड़ी होंगी। और मैं भी उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। उसकी वाइट शर्ट ने उसकी पतली कमर को बहुत खूबसूरती से हाईलाइट किया हुआ था, और उसमें एक अजीब सी मैच्योरिटी झलक रही थी। एक फ्रेश ग्रेजुएट की मासूमियत और कॉरपोरेट वर्ल्ड की मैच्योरिटी का ये मिक्स, ये मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। मैंने अपना माथा पीटा। सॉन्ग याओजी, क्या तुम्हें स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत है? सॉन्ग याओजी ने कंफ्यूजन में पूछा। क्या वो सोच रही थी कि मैंने अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछा? सच कहूं तो उसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत तो थी। उसकी बॉटल्स लगभग खाली हो चुकी थी। और क्या ऑफिस जाने के लिए सच में स्किन केयर की जरूरत होती है? थोड़ा बहुत लगा लेना ही काफी है ना? वो कुछ देर तक चुप रही। मैंने देखा कि तुम्हारे बाथरूम वाले प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले हैं, तो मैंने सोचा पूछ लूं। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। हम दोनों फिर से एक ऑकवर्ड साइलेंस में डूब गए। हमारे बीच का रिलेशनशिप स्टेटस वैसे भी बहुत अजीब था, और इस सिचुएशन में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि बात क्या करें। मैं सोच रहा था कि अपने कमरे में जाकर छुप जाऊं, पर लिविंग रूम की खिड़की खुली हुई थी और ठंडी हवा आ रही थी, और अभी एसी ऑन करने का टाइम नहीं हुआ था। और आखिरकार सॉन्ग याओजी ने इस ऑकवर्डनेस को तोड़ा। तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे कैजुअली बात करेगी, तो हमने बस ऐसे ही ऑफिस के पहले दिन के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट्स बाद मैंने टेबल पर रखे बॉक्स की तरफ इशारा किया। ये मुझे ऑफिस के पहले दिन लकी ड्रॉ में मिला था। इसमें कॉस्मेटिक्स है, तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम रख लेना। सॉन्ग याओजी हैरान रह गई। मैं रख लूं? तब हम दोनों को रियलाइज हुआ कि बात करते करते हमारे बीच का वो 1 मीटर का डिस्टेंस खत्म हो चुका था। हम बिल्कुल पहले की तरह एक दूसरे से सटकर बैठे हुए थे। सॉन्ग याओजी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे मुझे दोगे? और मैं अंदर से बहुत नर्वस था। मेरा दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था, पर मैं बाहर से एकदम काम बिहेव कर रहा था। मुझे इन चीजों की क्या जरूरत है? तुम रख लो, वरना वेस्ट हो जाएंगे। और वैसे भी अब हम रूममेट्स हैं। सॉन्ग याओजी ने हाथ हिलाकर मना किया। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। उसे लग रहा था कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और अगर नहीं भी हुआ होता तब भी वो मुझसे ऐसे गिफ्ट्स नहीं ले सकती थी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? सॉन्ग याओजी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने सिर उठाया। तुम्हें कैसे पता? बोलते ही उसने अपना मुंह ढक लिया। मैंने मुंह फेर लिया। मेरे एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि मुझे तो पहले से ही पता था। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसके पास पैसे नहीं थे, पर वो फिर भी शो ऑफ करना चाहती थी। कॉलेज में भी वो ऐसी ही थी। एक बार उसने मुझे सोनी के हेडफोन्स गिफ्ट किए थे, जो कई हजार के थे। और उसके बाद वो छुप छुप कर हॉस्टल में सस्ते बंस खाकर अपना गुजारा कर रही थी। मुझे ये बात बहुत बाद में पता चली थी। उस वक्त वो किसी भी प्लान के लिए बाहर ही नहीं आती थी, और अब वो यहाँ अपार्टमेंट रेंट कर रही है, वो भी शेयर्ड अपार्टमेंट। अगर ये पैसे बचाने के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है? बिल्कुल मेरी तरह। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया, और उसने गला साफ किया। मेरे पास पैसे हैं, तुम बकवास मत करो। मैं उसकी तरफ पलटा और उसे घूरने लगा। कितने बचे हैं? सॉन्ग याओजी बहुत नर्वस हो गई। उसकी नजरें इधर उधर भागने लगी। मेरे पास बहुत है। मैंने एक गहरी सांस ली। सच में मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। सॉन्ग याओजी ने मेरी तरफ देखा, गुस्से और एम्बैरेसमेंट से, और मन ही मन मुझे गालियां देने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से है, कमीने। मैंने वो बॉक्स सॉन्ग याओजी की तरफ खिसका दिया। तुम इन्हें यूज कर लो। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो अपनी नोटबुक में लिख लेना। जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें खाने पर लेकर जाऊंगी। सॉन्ग याओजी ने सिर झुकाते हुए हल्के लाल चेहरे के साथ कहा। पर मैं पहले ही बता दूं, चाहे तुमने अभी मेरी हेल्प की हो, पर हम सिर्फ रूममेट्स हैं। मैंने खड़े होकर हाथ हिलाया और अपने कमरे में वापस जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अपने खुले हुए सूटकेस के पास बैठकर मैं उसमें रखे एक हेडफोन बॉक्स को धीरे धीरे सहलाने लगा। मुझे याद आ रहा था कि कैसे सॉन्ग याओजी दौड़ती हुई मेरे पास आई थी, और लाल चेहरे के साथ उसने ये मुझे दिया था। मैंने एक गहरी सांस ली।
मान लेते हैं कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। ब्रेकअप के बाद भी मुझे हमेशा लगता था कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और मैं उसका बहुत कर्जदार हूँ। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो सॉन्ग याओजी पहले ही ऑफिस जा चुकी थी। लिविंग रूम की डाइनिंग टेबल पर स्नैक्स का एक पैकेट रखा था और साथ में एक नोट भी था। सॉन्ग याओजी ने अपनी बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था, अभी मेरे पास तुम्हें वापस देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये स्नैक्स दे रही हूँ। जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में ट्रीट दूंगी। और आखिर में उसने एक क्यूट सी स्माइली फेस भी बनाई थी। मैंने मुस्कुराते हुए उस नोट को अपने कैबिनेट में रख लिया। ऑफिस के दिन मेरी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी बीत रहे थे। ज्यादातर टाइम मीटिंग्स में ही निकल जाता था, जहां मैं बस बैठे बैठे ऊँघता रहता था। सच बताऊं तो ये मीटिंग्स एडवांस मैथ्स की क्लासेस से भी ज्यादा नींद दिलाती थी। और ऊपर से टीम नेता ने अनाउंस किया कि इस वीकेंड टीम बिल्डिंग के लिए जाना है। सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। ये टीम बिल्डिंग मतलब अपना पूरा वीकेंड बर्बाद करो और उन लोगों के साथ सोशलाइज करने का नाटक करो जिन्हें तुम ठीक से जानते भी नहीं। पर जब फुई एंशियो ने मुझे बताया कि लंच और डिनर में बहुत बढ़िया खाना मिलेगा तो मेरा नजरिया तुरंत बदल गया। वाह क्या बात है! मैं पिछले एक हफ्ते से बहुत सादा खाना खा रहा था। मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल खराब हो गया था। जब मैं बिल्डिंग के नीचे वाले स्पाइसी हॉटपॉट स्टॉल के पास से गुजरता था तो मैं वहां 2 मिनट खड़ा होकर सिर्फ उसकी खुशबू सूंघता था। जब मैं घर पहुंचा तो सॉन्ग याओजी सोफा पर बैठी थी। वो इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि कम पैसों में अच्छा खाना कैसे खाया जाए। उसने एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके पैरों में बैम्बू कलर के स्लीपर्स थे और उसकी वाइट और सॉफ्ट टो स्लीपर्स को हल्के से दबा रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक दो बार उसके पैरों की तरफ देख लिया। फिर मैंने गला साफ करते हुए कहा, इस वीकेंड हमें टीम बिल्डिंग के लिए जाना है। तुम गेस करो कि खाने में क्या है। सॉन्ग याओजी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या? मैंने उसके सामने एक उंगली उठाई। ध्यान से सुनना, कल लंच में हॉट पॉट और स्टेक बुफे है। मैंने सुना है कि वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। उनका हॉट पॉट बहुत स्पाइसी और मज़ेदार होता है। और डिनर में चाइनीज कुजीन है, ब्रेस्ड बीफ और रोस्टेड सी खीरा। ये सब सुनकर सॉन्ग याओजी की आंखों में चमक आ गई। उसने घूंट निगला और मन ही मन मुझे गालियां देने लगी। मुझे पता था कि इसकी नीयत में खोट है। मुझे लगा था कि ये सुधर गया है, पर ये तो बहुत कमीना है। और फिर भी उसने अपना एक्सप्रेशन एकदम ठंडा रखा और कोल्ड टोन में बोली, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने सॉन्ग याओजी को फिर से कहाँ नाराज कर दिया। ये फिर से गुस्सा क्यों हो गई? सॉन्ग याओजी सोच रही थी कि उसे आज रात भी बंस ही खाने पड़ेंगे। उसे खुद पर बहुत तरस आ रहा था। सैलरी कब मिलेगी? मैंने पूछा। क्या तुम लोग टीम बिल्डिंग के लिए नहीं जा रहे? सॉन्ग याओजी ने नामे से हिलाया। तब मुझे समझ में आया। अब समझ आया कि ये गुस्सा क्यों है। अभी हम दोनों के बीच में वैसे भी एक सेमी कोल्ड वॉर चल रही थी। हमारी बातचीत भी बस रूममेट्स जैसी ही थी। शायद मुझे कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। सॉन्ग याओजी को मुंह फेरते हुए देखकर मैं अपने कमरे में चला गया और अपना माथा पीटने लगा। जब भी मैं बोलता हूँ, बिना सोचे समझे बोल देता हूँ। मैं बस वही बोलता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है। दूसरों की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करता। शायद इसीलिए उसने मुझसे ब्रेकअप किया था। ये सोचते हुए मैं बेड पर लेट गया और चुपचाप सीलिंग को घूरने लगा। मुझे आगे से ध्यान रखना होगा। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बातें करने लगा हूँ। हम बस इत्तेफाक से एक ही घर में रह रहे हैं। 3 महीने बाद जब हम दोनों के पास पैसे आ जाएंगे तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वहीं लिविंग रूम में बैठी सॉन्ग याओजी खुद से इरिटेट हो रही थी। मैं उस पर गुस्सा क्यों हो रही हूँ? क्या मैं बेवकूफ हूँ? उसने अपने दोनों हाथों से अपने गाल थपथपाए। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो ये उसकी गलती तो नहीं है। उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी तो दिए थे। जब सॉन्ग याओजी अपना सामान पैक कर रही थी तो उसने रियलाइज किया कि उसके बहुत सारे कपड़े मेरे ही खरीदे हुए थे। उसने वो सारे कपड़े रख लिए थे और अपने साथ ले आई थी। इसका एक रीजन तो ये था कि वो उन्हें फेंकना नहीं चाहती थी, और दूसरा ये कि उसे लगा था कि मैं उससे बहुत दूर रहूंगा और हम कभी नहीं मिलेंगे। तो टेंशन किस बात की? वो कितने आराम से मुझसे बात कर रहा था।
और मैं उसे एटीट्यूड दिखा रही थी, पर हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो अब मुझे पसंद नहीं करता। फिर भी वो मुझे ये सब बता रहा था, जैसे वो शो ऑफ कर रहा हो। ये सब सोचकर सॉन्ग याओजी को बहुत बुरा और हर्ट फील हो रहा था। सोचते सोचते वो सोफा पर लेट गई और अपने पैर मोड़ लिए। एक ही घर में, अलग अलग कमरों में, हम दोनों अलग अलग बातें सोच रहे थे, पर हमारा पोस्चर बिल्कुल सेम था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हम दोनों अभी भी लेटे हुए थे और लाइफ के बारे में सोच रहे थे। हम दोनों के दिमाग में बहुत गहरी सोच चल रही थी, जो एक छोटी सी साइलेंस से शुरू हुई थी और धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप के उन 3 सालों की मेमोरीज में बदल गई। क्या मैं पहले भी ऐसे ही गलत बातें बोल देता था? हम दोनों अपने मन में उन सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर रहे थे, जो हमारे रिलेशनशिप के टाइम थी। थोड़ी देर बाद सॉन्ग याओजी ने जैसे कुछ डिसाइड कर लिया। वो उठी, मुट्ठी बीची और तेजी से मेरे कमरे की तरफ आई। वो दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि दरवाजा खुल गया। असल में मैं भी वही सोच रहा था जो सॉन्ग याओजी सोच रही थी। मैं भी उसे एक्सप्लेन करना चाहता था कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा था, पर मुझे कहाँ पता था कि सॉन्ग याओजी दरवाजे के बाहर ही खड़ी है। दरवाजा खुलते ही सॉन्ग याओजी का बैलेंस बिगड़ गया। वो लड़खड़ाई और सीधे मेरे ऊपर आ गिरी। वो सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। सॉन्ग याओजी के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और मैंने ऑटोमेटिकली अपने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। सॉन्ग याओजी की हाइट 6 मीटर लगभग 5 फीट 3 इंचेस थी, पर उसके बॉडी प्रोपोर्शंस इतने परफेक्ट थे कि वो अपनी हाइट से लंबी लगती थी। और मेरी हाइट एग्जैक्टली 8 मीटर लगभग 5 फीट 11 इंचेस थी, तो मैंने उसे आसानी से कैच कर लिया। सॉन्ग याओजी का सिर मेरे सीने से टकराया। हम दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। सबसे पहले मुझे होश आया। मैंने एक हाथ से सॉन्ग याओजी की कमर पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से उसकी पतली और सॉफ्ट बाजू पकड़ी हुई थी। उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ थी, बिल्कुल पानी की तरह। मैंने चिंता से पूछा, तुम ठीक तो हो? सॉन्ग याओजी को एक पल के लिए चक्कर सा आया और फिर उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई। मेरे शरीर से आ रही वो हल्की सी खुशबू, उसे वो खुशबू बहुत पसंद थी। वो धूप और एक ब्राइट मॉर्निंग जैसी खुशबू थी। पहले भी मैं उसे ऐसे ही गले लगाता था और वो मेरी बाहों में अपना नाक मेरे सीने पर रगड़कर सारा दिन वो खुशबू सूंघती रहती थी। सॉन्ग याओजी खुद को रोक नहीं पाई। उसने बिल्कुल पहले की तरह मेरे सीने पर अपना नाक रगड़ा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक खुशी और सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। उसने अपना सिर उठाया और मेरी चिंता भरी नजरों को देखा। उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। मैंने अभी अभी क्या किया? उसका चेहरा देखते ही देखते लाल हो गया, उसके कानों तक। उसकी आंखों में पैनिक था। मैंने नोटिस नहीं किया कि सॉन्ग याओजी ने अभी अभी मुझे सूंघा था। मैंने बस फिर से चिंता में पूछा, तुम ठीक हो ना? सॉन्ग याओजी मन ही मन चीख रही थी, मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बाहों में गिर गई और उसकी खुशबू सूंघ रही हूँ। हे भगवान, मुझे जमीन निगल ले। सॉन्ग याओजी ने मेरे चेहरे को करीब आते देखा तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसकी बॉडी कांपने लगी। मुझे लगा कि सॉन्ग याओजी के सिर पर चोट लगी है। मैंने उसे हल्का सा हिलाया और कहा, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? कहीं सिर पर चोट तो नहीं लग गई? मैंने अपना हाथ सॉन्ग याओजी के सिर पर रखा। सॉन्ग याओजी एकदम सुन्न पड़ गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसके दिल की धड़कन जो पागलों की तरह धड़क रही थी, वो अचानक से रुक गई और उसका चेहरा जो पहले से ही लाल था, वो उसकी गर्दन से लेकर ऊपर तक और भी ज्यादा लाल हो गया। वो बिल्कुल एक उबले हुए झींगे श्रिम्प जैसी लग रही थी। मुझे लगा जैसे उसके सिर से धुआं निकल रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरा हाथ किसी गर्म तवे पर रखा हो। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और उसे झटका। ये तो उबल रही है। 3 सेकंड बाद सॉन्ग याओजी को होश आया। वो आधा कदम पीछे हटी और लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। मैंने अपना बायां हाथ भी हटा लिया जिससे मैंने उसे पकड़ा हुआ था। क्या तुम? मैं सॉन्ग याओजी ने अपनी आंखें बंद की और बहुत तेजी से बोली, मैंने अभी जो तुम्हारे साथ कोल्ड बिहेव किया था वो जानबूझकर नहीं किया था। आई एम सॉरी। मैं हैरान रह गया। तो तुम मुझे ये बताने आई थी? मैंने अपना सिर खुजलाया। मुझे भी वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। सॉन्ग याओजी ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना ली
और अपने होठों को टाइटली भींच लिया। वो अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वो वियर्ड ना लगे, हालांकि वो ऑलरेडी बहुत वियर्ड लग रही थी। बस यही कहना था, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर सॉन्ग याओजी बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से मुड़ी और अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और अपने छोटे से कमरे में छुप गई। सॉन्ग याओजी दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई और अपने दिल की धड़कन महसूस करने लगी जो बहुत तेज धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे रिलैक्स हुई। क्या कर रही हूं मैं माफी मांगने गई थी, पर मैं उसकी बाहों में गिर गई और मैंने वो सब किया। सॉन्ग याओजी धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। वो टाइल्स पर बैठ गई और अपना मुंह घुटनों में छुपा लिया। उसका चेहरा इतना लाल था कि वो चांद को भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। और मैं अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। सिर्फ इतने से कांटेक्ट से मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई? सच में मुझ में बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मैं अभी भी उन पुराने दिनों को मिस करता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे बगल वाले कमरे में जो है वो मुझसे भी ज्यादा बेकाबू है। सुबह 7:30 मेरी आंख खुल गई। वीकेंड होने के बावजूद मुझे इतनी सुबह उठना पड़ा। टीम बिल्डिंग का यही तो प्रॉब्लम है। मैं उठा और चुपचाप ब्रश करने लगा। मैंने सॉन्ग याओजी के बंद दरवाजे को देखा। शायद वो अभी भी सो रही है। पता नहीं आज वो क्या खाएगी। मैं उसे कहना चाहता था कि वो बंस न खाए, पर अब हमारा रिलेशनशिप ऐसा था कि मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। उसके पास जितने पैसे हैं उसमें वो बंस या नूडल्स ही खा सकती है। मैंने चुपचाप दरवाजा बंद किया और ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ कॉलीग्स मेरा वेट कर रहे थे। हमारे डिपार्टमेंट में टोटल 12 लोग थे। हमारे सेक्शन चीफ का नाम ली शिंगयुआन था और वही इस टीम बिल्डिंग के ऑर्गेनाइजर थे। हम सुबह 8 बजे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। टीम बिल्डिंग मेरी सोच से कहीं ज्यादा फन थी, पर रात को डिनर के टाइम असली प्रॉब्लम शुरू हुई। सबने पागलों की तरह पीना शुरू कर दिया, चाहे मैं उन्हें जानता था या नहीं। मैंने भी सबके साथ 2-3 ड्रिंक्स ले ली। मैंने टेबल पर रखे खाने को देखा। बहुत सारी डिशेस को किसी ने छुआ तक नहीं था। कितना वेस्ट हो रहा है। सेक्शन चीफ ली शिंगयुआन कुछ फ्रेशर्स को पकड़कर लाइफ एडवाइस और मोटिवेशन दे रहे थे और वो सब बस अपनी ड्रिंक्स के साथ सिर हिला रहे थे। मैंने ली एक शिंगयुआन के मुंह से सबसे ज्यादा जो लाइन सुनी वो थी, अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगे तो इसका मतलब तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। और मैं मैं डिपार्टमेंट में सबसे जूनियर एम्प्लॉय था। मेरे ऊपर 8 सीनियर्स थे। इसका मतलब आज रात मुझे कम से कम 8 लोगों की रिस्पेक्ट करनी थी। कभी कभी मुझे डाउट होता था कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ या पीने। और लिए शिन्यान के पास ड्रिंक ऑफर करने के हजारों तरीके थे। अगर पीना नहीं आता तो सीखो, अगर नहीं पी सकते तो कम से कम ट्राई करो। अगर तुम टोस्ट चीयर्स करने नहीं आओगे तो इसका मतलब तुम रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर तुम टोस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब तुम रिस्पेक्ट नहीं करते। कॉर्पोरेट ड्रिंकिंग का एक रूल होता है कि टोस्ट करते टाइम तुम्हारी ग्लास सामने वाले की ग्लास से नीचे होने चाहिए। मैंने सुना था कि सैलरी में हर 100 युआन के डिफरेंस पर तुम्हारी ग्लास 1 सेंटीमीटर नीचे होनी चाहिए। इसलिए जब मैंने सेक्शन चीफ ली शिन्यान के साथ टोस्ट किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी ग्लास तहखाने बेसमेंट में रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सॉन्ग याओजी पूरा दिन घर पर ही रही। उसने बस एक बार स्पाइसी हॉटपॉट ऑर्डर किया था। जब तक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तब तक कम खाना ही ठीक है। परफेक्ट। पर कुछ दिनों में उसके पीरियड्स आने वाले थे। सैनिटरी पैड्स बहुत महंगे आते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, और गर्मी भी बहुत है। शायद मुझे टैम्पॉन्स ले लेने चाहिए। सॉन्ग याओजी सोफा पर लेटी हुई थी और अपनी गोरी टांगे हवा में हिला रही थी। पता नहीं वो आज मजे कर रहा होगा या नहीं। उसने अच्छा खाना खाया होगा। काश उसने बहुत सारा खाया हो। सॉन्ग याओजी ने सोचा, अगर पहले वाली बात होती तो वो पक्का मुझे खाने की फोटोज भेजता। सॉन्ग याओजी ने अपना फोन चेक किया, पर तब उसे याद आया कि उसने ही सारे कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस डिलीट किए थे। हालांकि उसे मेरा नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी भी याद थे। उसने लिविंग रूम में लगी घड़ी देखी। रात के 9 बज चुके थे। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उसे थोड़ी चिंता होने लगी। टीम बिल्डिंग में तो ड्रिंक करना ही पड़ता है। कहीं उसने बहुत ज्यादा तो नहीं पी ली। वो ये सोच ही रही थी कि उसे बाहर से किसी के कदमों की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और फिर उसे मेरी आवाज सुनाई दी। सॉन्ग याओजी।
वो तुरंत सोफा से उछली। वो एक रॉकेट की तरह दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा खोल दिया। तुम ठीक तो हो? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग याओजी इतनी जल्दी दरवाजा खोल देगी। वो सीधे बाहर आई। मेरे दोनों हाथों में बैग्स थे और उनमें से एक बैग का ग्रेवी छलक कर मेरे कपड़ों पर गिर गया। मेरी वाइट टी शर्ट पर ग्रेवी गिर गई। सॉन्ग याओजी ने घबराते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? मैं बहुत ज्यादा नशे में था और हंसते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं ये सब पैक करवा कर लाया हूँ। मैंने रेस्टोरेंट वालों से कहकर इसे गर्म भी करवा लिया था। तुमने डिनर किया? मैं इसे टेबल पर रख देता हूँ, तुम खा लो। इतना कहकर मैं अंदर चला गया और खाने के बैग्स टेबल पर रख दिए। फिर मैं नशे में बड़बड़ाने लगा। किसी ने खाना खाया ही नहीं, सब बस पीने में लगे हुए थे। कहते कहते मैं लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ भागा। सॉन्ग याओजी वहीं दरवाजे पर शौक में खड़ी रही। दरवाजा अभी भी खुला हुआ था और ठंडी हवा उसके ड्रेस को उड़ा रही थी। सॉन्ग याओजी ने मुझे बाथरूम की तरफ भागते हुए देखा और उसे रोना आ गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने नशे में हो, फिर भी तुम्हें मेरे खाने की चिंता है। तुम इतने नशे में हो, फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र है। उसने दरवाजा बंद किया और भागकर बाथरूम में आई। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। लग रहा था कि मैंने सच में बहुत पी ली है। मैंने उसके कदमों की आवाज सुनी और मुड़ा। मुझे सॉन्ग याओजी की जगह तीन तीन सॉन्ग याओजी दिखाई दे रही थी। मैंने बड़बड़ाते हुए पूछा, तुम तीन क्यों हो? सॉन्ग याओजी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये बेवकूफ। वो एक गिलास गर्म पानी लाई और बहुत ही जेंटल आवाज में बोली, पानी पी लो और बकवास मत करो। मैंने पानी लिया और एक घूंट पिया। पानी पीकर मुझे थोड़ा होश आया। सॉन्ग याओजी ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। मुझे उल्टी करने का मन हो रहा था पर कुछ बाहर नहीं आ रहा था। मेरे पेट में बहुत गैस बन गई थी। ये शराब बहुत खराब चीज है। सॉन्ग याओजी ने देखा कि मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, तो वो तुरंत मेरे कमरे में गई। मेरे सूटकेस को देखकर वो मेरे लिए साफ कपड़े ढूंढने लगी। वो नीचे बैठी तो उसकी नजर उस हेडफोन बॉक्स पर पड़ी। कितना बेवकूफ है। अगर मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूं और तुम यूज ना करो तो उस गिफ्ट का पॉइंट क्या है? उसने एक वाइट टी शर्ट निकाली और उसे सूंघ कर चेक किया। फिर वो शॉक में फ्रीज हो गई। मैं क्या कर रही हूँ? सच में मैं तो बस चेक कर रही थी कि ये कपड़ा साफ है या नहीं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। सॉन्ग याओजी वो वाइट टी शर्ट लेकर बाथरूम में आई और मुझे दे दी। मैंने टी शर्ट ली, थैंक यू, और फिर से दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। सॉन्ग याओजी पीछे हटी और दरवाजा बंद कर दिया। बस एक छोटा सा गैप छोड़ दिया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। चेंज कर लिए। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। मैंने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए थे। मैं बस वो टी शर्ट हाथ में पकड़े दीवार के कोने में खड़ा था। मेरा चेहरा अभी भी लाल था। वो मेरे पास आई और मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाया। तुम होश में हो? तुम ठीक हो ना? सॉन्ग याओजी बहुत टेंशन में आ गई। मैंने ब्लैंक होकर सिर हिलाया। हाँ, मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर है पर मेरी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी। सॉन्ग याओजी ने मुझे मेरे बाजू से पकड़ा और मुझे लिविंग रूम में लाकर चेयर पर बिठा दिया। फिर उसने मेरे दोनों हाथ ऊपर उठाए और मेरी टी शर्ट उतार दी। उसने देखा कि मेरी अपर बॉडी बहुत फिट है। मेरा फिट शरीर देखकर सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया। ब्रेकअप के बाद इसने सच में वर्कआउट किया है। इसके तो एक पीएसई के एब्स हैं। मेरा कितना मन कर रहा है कि इन्हें टच करूं। नहीं नहीं, मुझे टच नहीं करना चाहिए। मैं तो बस इसे कपड़े चेंज करवा रही हूं। ज्यादा मत सोचो। मुझे साफ कपड़े पहनाने के बाद उसने बहुत ही जेंटल आवाज में कहा, थोड़ा खाना खा लो। मैं नशे में धुत था। सॉन्ग याओजी जो कह रही थी मैं वही कर रहा था। मैं बीच बीच में एक बेवकूफों वाली स्माइल भी दे रहा था। हम दोनों चुपचाप खा रहे थे। हम बात करने की कंडीशन में ही नहीं थे। सॉन्ग याओजी मुझे इस बेवकूफों वाली हालत में देख रही थी। ये बिल्कुल नहीं बदला। इतने नशे में है फिर भी मेरे लिए खाना लेकर आया। बेवकूफ कहीं का। सॉन्ग याओजी मुस्कुराई और मुझे चुपचाप देखती रही। ये भी अच्छा है। अगले दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी जिसकी वजह से मेरी आंख खुली। खिड़की से आ रही धूप सीधा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने नींद में अपना फोन चेक किया। 11 बज चुके थे।
मैं सिर दर्द के साथ उठा और सोचने लगा कि कल क्या हुआ था। कल मैं नशे में था। मुझे याद है किसी लड़की ने मेरे एब्स टच किए थे। मैं अपना सिर पकड़कर सोचने लगा। मैं बेड से उठा और शीशे में खुद को देखा। मैंने कपड़े चेंज किए थे क्या? मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि सॉन्ग याओजी सोफा पर बैठकर फोन चला रही है। शायद फिर से नॉवेल पढ़ रही होगी। मेरी आवाज सुनकर सॉन्ग याओजी ने सिर उठाया। उसका चेहरा हल्का लाल था। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। उठ गए। मैंने सिर हिलाया। हाँ, कल रात मैं नशे में था। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने कोई बेवकूफी तो नहीं की ना? सॉन्ग याओजी की नजरें इधर उधर भागने लगी और उसने गला साफ किया। कल रात तुम बहुत नशे में थे। जब तुम आए तो तुम कपड़े चेंज करने की जिद कर रहे थे। तुमने खुद कपड़े चेंज किए थे। मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की थी। मुझे लगा कि सॉन्ग याओजी झूठ बोल रही है। जब वो झूठ बोलती थी तो वो ऐसे ही बिहेव करती थी। उसकी नजरें चुराती थी और अनकंफर्टेबल फील करती थी। पर वो झूठ क्यों बोल रही है? मुझे और टेंशन होने लगी। क्या कल रात सच में मैंने कुछ वियर्ड किया था? तुमने मेरी फोटो तो क्लिक नहीं की ना? सॉन्ग याओजी ने आंखें घुमाई। मुझे तुम्हारी फोटो क्लिक करने का क्या शौक है? खुद को कुछ ज्यादा ही हैंडसम समझते हो क्या? मैंने तो यही नहीं कहा कि तुम रात को लेट क्यों आए। जाओ जाकर नहा लो। तुमसे शराब की बदबू आ रही है। सॉन्ग याओजी ने अपनी नाक पकड़ी और डिस्कस्ट का नाटक किया। मैंने अपना सिर खुजलाया और बाथरूम में जाकर याद करने की कोशिश करने लगा। इस वक्त सॉन्ग याओजी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। असल में कल रात जब वो मुझे बेड पर ले जा रही थी तो वो खुद को रोक नहीं पाई थी और उसने मेरे एब्स टच कर लिए थे। यहाँ तक कि उसने फोटो भी क्लिक कर ली थी। चूंकि उसे कुछ याद नहीं है तो मैं इसे अपनी हेल्प की फीस समझ लेती हूँ। जुलाई का महीना आ गया और मौसम बहुत गर्म होने लगा। इस वक्त सॉन्ग याओजी के कमरे का एसी खराब हो गया था। वो सोफा पर बैठी हुई थी और बेबसी में एक छोटे से प्लास्टिक के पंखे से खुद को हवा कर रही थी। ये ब्लू कलर का प्लास्टिक का पंखा भी उसे ऑफिस से ही मिला था। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने देखा कि सॉन्ग याओजी सोफा पर एक सूखी हुई मछली सॉल्टेड फिश की तरह लेटी हुई है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मेरी लाइफ में सिर्फ अंधेरा है। सॉन्ग याओजी का ऑफिस जल्दी खत्म होता था, इसलिए वो अक्सर मुझसे आधा घंटा पहले घर आ जाती थी। उसका ऐसा मरा हुआ चेहरा देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? सॉन्ग याओजी ने पंखा झलते हुए ना में सिर हिलाया। मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, कूलिंग नहीं कर रहा। लैंडलॉर्ड ने कहा है कि रिपेयर करने वाला वीकेंड पर ही आ सकता है। पर आज तो वेंसडे है। वीकेंड मतलब सैटरडे। सॉन याओजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस गर्मी में बिना एसी के कैसे जिंदा रहेगी। क्या मुझे लिविंग रूम में खिड़की खोलकर जमीन पर सोना पड़ेगा? मेरी हंसी छूट गई। सॉन्ग याओजी ने पलटकर मुझे घूरा। मैं यहाँ गर्मी से मर रही हूँ। मैं गर्मी से मर रही हूँ और तुम हंस रहे हो। तो अब तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? सोफा पर सोऊंगी। हम काफी ऊंचे फ्लोर पर हैं। रात को खिड़की खोलने पर अच्छी हवा आती है। मेरे मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया। तो फिर तुम मेरे साथ सो जाओ ना। सॉन्ग याओजी ने अपना सिर टेढ़ा किया और शौक में मेरी तरफ देखा। असल में मैं कहना चाहता था कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ, पर फिर मुझे लगा कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, ये बोलना ठीक नहीं होगा। पर बोलते बोलते बात मुंह से निकल गई और वो भी आधी, जिससे मतलब ही कुछ और बन गया। पल भर में ही माहौल बहुत ऑकवर्ड और साइलेंट हो गया। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया। वो सोफा के कोने में सिकुड़ गई और खुद को अपनी बाहों में लपेट लिया। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाई। बेशरम, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में अभी भी मेरे लिए ऐसी गंदी बातें चलती हैं। सॉन्ग याओजी को लगा कि उसका दिमाग गर्म हो रहा है। तुमने सीधा मेरे साथ सो जाओ बोल दिया। इतना डायरेक्ट? कम से कम कोई अच्छा सा मौका देखकर प्यार से तो बोलते। नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ? मैंने अपना माथा पीटा। वेट, मेरी बात तो सुनो। मैं बस ये कहना चाहता था। सॉन्ग याओजी कुशन उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बहुत दुखी आवाज में बोली, अब एक्सप्लेन करने को क्या बचा है? तुम ऐसे इंसान हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें पहचानने में कितनी बड़ी गलती की। मैंने जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया।
मैं तो बस ये पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे कमरे में सोना चाहती हो? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सॉन्ग याओजी एकदम से रुक गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और वहीं फ्रीज हो गई। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये था। मैं भी क्या क्या सोच रही थी। उसने कुशन को और जोर से पकड़ा और खुद को थोड़ा और सिकोड़ लिया। उसने शक भरी नजरों से मुझे देखा। तो तुमने आधी बात क्यों बोली? और अगर मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी तो तुम कहाँ सोगे? मैंने कंधे उचकाए। मैं तुम्हारे बेड पर सो जाऊंगा या फिर सोफा पर सो जाऊंगा। सॉन्ग याओजी ने मुझे फिर से शक भरी नजरों से देखा। तुम मेरे बेड पर सोगे? कहीं तुम मेरे बेड को सूंघने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे ना? मैं चुपचाप सॉन्ग याओजी को देखता रहा। तुम मुझे क्या समझती हो? रियल लाइफ में कौन ऐसा करता है? पर सच में कोई है जो ऐसा करता है, और वो सॉन्ग याओजी खुद है। उसने अपना मुंह फेर लिया और दीवार की तरफ देखने लगी। रहने दो, मैं गर्मी बर्दाश्त कर लूंगी। यहाँ हवा आ रही है, मैं सो जाऊंगी। हम दोनों फिर से साइलेंस में डूब गए। घर का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने पूछा, आर यू श्योर? सॉन्ग याओजी गहरी सांसें ले रही थी। वो श्योर नहीं थी इतनी गर्मी में। उसे 80% श्योर था कि वो सो नहीं पाएगी। मैंने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट लिया। फिर धीरे से पूछा, तो क्या हम एक ही कमरे में सो जाएं? मुझे पता था तुम पक्का मेरा फायदा उठाना चाहते हो। सॉन्ग याओजी का फर्स्ट रिएक्शन यही था कि मैं उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर उसका फायदा उठाना चाहता हूँ। रिलेशनशिप के टाइम भी तुम ऐसे ही थे। मैं पानी थूकने ही वाला था। तुम्हारा फायदा कौन उठा चाहता है? तुम्हारे दिमाग में दिन भर चलता क्या रहता है? मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब मैंने सॉन्ग याओजी को स्पेगेटी स्ट्रैप ड्रेस में देखा, जिसमें उसके वाइट और पिंक शोल्डर्स दिख रहे थे, लिविंग रूम की कोल्ड लाइट में वो बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्का सा ब्लश था। उसके बाल हल्के हल्के हिल रहे थे और उस कुशन ने उसे सिर्फ आधा ही कवर किया हुआ था। उसकी आधी कॉलर बोन दिख रही थी और उसने अपनी गोरी टांगे सिकोड़ कर पीछे कर ली थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, पर मैंने खुद को काम रखते हुए कहा, मेरे दिमाग में सच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। सॉन्ग योजी ने देखा कि मैं बिल्कुल काम हो गया हूं। क्या मैं सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं? जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो फीलिंग्स आना नॉर्मल है। पर रिलेशनशिप से पहले वो मेरे साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करता था, और यही बात मुझे उसकी सबसे अच्छी लगती थी। और रिलेशनशिप में आने के बाद मैं भी तो उसे छुप छुप कर टच करती थी। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन किसका फायदा उठाना चाहता था। मुझे उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। सॉन्ग याओजी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? मैंने थोड़ा सोचा। मैं अपना गद्दा नीचे जमीन पर बिछा लेता हूँ, तुम बेड पर सो जाना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सॉन्ग याओजी ने सिर हिला दिया। मैं अपने कमरे में गया और सेटअप करने लगा। कुछ मिनट्स बाद सॉन्ग याओजी ने अपनी रजाई लाकर मेरे बेड पर रख दी। वो बहुत शाय फील कर रही थी। रात को हम दोनों अपने अपने बिस्तरों में थे। सॉन्ग याओजी ने तुरंत खुद को रजाई से ढक लिया। उसे ऐसे देखकर मुझे एक बिल्ली की याद आ गई। मैंने रिमोट उठाया, एसी ऑन किया और लाइट ऑफ कर दी। कमरा पल भर में अंधेरे में डूब गया। सॉन्ग याओजी थोड़ी देर तक चुपचाप लेटी रही। एसी की ठंडी हवा आ रही थी और कमरा काफी ठंडा हो चुका था। उसने पूछा, तुमने पहले मुझे अप्रोच करने का क्यों सोचा था? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते थे? मैं जमीन पर लेटा हुआ था और फोन चला रहा था। ये सुनते ही मैं चौंका। क्या? तुम क्या बोल रही हो? कब की बात? साथ में सोने की बात कहाँ से आ गई? नींद में कुछ भी मत बोलो और मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। सॉन्ग याओजी को भी लगा कि उसने ये सवाल बहुत अचानक पूछ लिया है। उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया, मेरा मतलब सेकंड ईयर के टाइम की बात है। तुम मुझसे मिलने होटल आए थे ना? भूल गए क्या? मैंने याद करने की कोशिश की। मेरे दिमाग में बफरिंग हो रही थी और फिर एक डिंग की आवाज के साथ मुझे याद आ गया। अच्छा, तुम उस टाइम की बात कर रही हो। सॉन्ग याओजी ने खुद को रजाई में थोड़ा और छुपा लिया। बाद में जब मेरी फ्रेंड्स को ये बात पता चली तो वो सब क्या? वो सब कह रही थी। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया और उसने बहुत तेजी से बोला, वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। सॉन्ग याओजी ने आखिरकार वो बात बोल ही दी। मैं हैरान रह गया।
तुम्हें ये सब कहाँ से सुनने को मिलता है? मैं पलटा और मेरी नज़र सॉन्ग याओजी की उन खूबसूरत वाटरी आइज पर पड़ी। अगर मैं कहूं कि ऐसा कुछ नहीं था, तो क्या तुम बिलीव करोगी? सॉन्ग याओजी को समझ नहीं आया था कि वो हाँ कहे या ना। वो हेजिटेट कर रही थी। फिर उसने लाल चेहरे के साथ हाँ में सिर हिला दिया। शायद मुझे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। सॉन्ग याओजी ने अपना सिर रजाई से थोड़ा बाहर निकाला और पूछा, सच में तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था? मैंने इरिटेट होकर कहा, आधी रात का टाइम था, मैं कुत्ते की तरह थका हुआ था, मैं बस तुम्हारी टेंशन में 1 घंटे तक साइकिल चलाकर वहां पहुंचा था। मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या तुम फालतू की बातें सोचना बंद करोगी? जो इंसान तुम्हारे शरीर के पीछे भागता है वो बहुत घटिया होता है। अच्छा। सॉन्ग याओजी को गुस्सा आ गया। मेरी बॉडी में क्या खराबी है? मेरे पास परफेक्ट लेग्स हैं। और परफेक्ट। सॉन्ग याओजी गुस्से से दांत पीसने लगी। मैंने कोल्ड साई के साथ हंसते हुए कहा, हाँ, और बूब्स? सॉन्ग याओजी ने जोर से बेड पर हाथ मारा। बूब्स? सॉन्ग याओजी गुस्से से पलट गई। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। तुमसे बात करना बेकार है। बूब्स को क्या हुआ? थोड़े छोटे हैं तो क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि है ही नहीं। रिलेशनशिप के टाइम तो तुम मेरे पीछे पागल रहते थे, और अब नखरे दिखा रहे हो। हम दोनों फिर से साइलेंस में डूब गए। कमरे में एकदम सन्नाटा था। उस अंधेरे में हम दोनों के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। थोड़ी देर बाद सॉन्ग याओजी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आज हम एसी 6 घंटे के लिए ऑन रख सकते हैं? तब मुझे याद आया कि हम दोनों एसी का बिल आधा आधा देते हैं, तो हम दोनों का शेयर 3-3 घंटे का हुआ। तुम सच में जीनियस हो। मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर मैंने चुपचाप रिमोट उठाया और टाइमर को 6 घंटे पर सेट कर दिया। 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद हम दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे हुए गहरी नींद में सो गए। सॉन्ग याओजी के अलार्म की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर मेरे सामने सीलिंग या धूप नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत सा चेहरा था जो मेरे बहुत करीब था। रजाई पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी थी, और उस लड़की का हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ था। मैं एक सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया। फिर मैंने देखा कि सॉन्ग याओजी ने धीरे धीरे आंखें खोली। हमारी नजरें मिली। सॉन्ग याओजी अभी भी नींद में थी। वो कंफ्यूज लग रही थी। उसका हाथ मेरे चेहरे पर आ गया और वो मुझे सहलाने लगी। वो थोड़ा और आगे खिसकी और उसका चेहरा मेरे और भी करीब आ गया। उसने एक स्वीट सी स्माइल दी। गुड मॉर्निंग बेबी। मेरा दिमाग पूरी तरह से क्रैश हो गया। मैं तो उठ गया हूं, पर लगता है सॉन्ग याओजी अभी तक नींद में है। मैंने देखा कि सॉन्ग याओजी मेरे और करीब आ रहे हैं। मैं उसके सॉफ्ट टच को फील कर सकता था और उसकी उन गहरी प्यार भरी आंखों को देख सकता था। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। फिर मैंने देखा कि सॉन्ग याओजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे किस करने वाली है। उसके वो रेड सॉफ्ट लिप्स बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे। फिर सॉन्ग याओजी ने अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए और मेरे और करीब आ गई। मैं वहीं फ्रीज हो गया। मैं 1 इंच भी नहीं हिल पाया। गर्मियों की सुबह थी। कमरे में अभी भी ठंडक थी। सब कुछ बहुत रिलैक्सिंग लग रहा था। अगले ही सेकंड हमारे होंठ एक दूसरे से टकरा गए। मैंने सोचना बंद कर दिया। वो सॉफ्ट लिप्स जिन्हें मैं कभी पागलों की तरह मिस करता था, वो आज फिर से मेरे होंठों पर थे। तभी अलार्म फिर से बजने लगा। सॉन्ग याओजी ने मुझे छोड़ दिया। वो पलटी और बेड पर अपना फोन ढूंढने लगी। आवाज बेड से आ रही थी, तो वो अपने बिखरे हुए बालों के साथ उठ बैठी। वो नींद में फोन ढूंढने लगी और आखिरकार उसे अपना फोन मिल ही गया। सॉन्ग याओजी को धीरे धीरे होश आने लगा। मैं अब कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं। उसका दिमाग क्लियर हो रहा था। उसने मुड़कर मुझे देखा, फिर फोन को देखा और फिर से मुझे देखा। अगले ही सेकंड सॉन्ग याओजी जोर से चीखी। बाथरूम में हम दोनों जोर जोर से ब्रश कर रहे थे। सॉन्ग याओजी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अनबिलीवेबल। कुछ लोग तो नींद का फायदा उठाकर ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने जोर से पलटकर जवाब दिया, तुम खुद मेरे बिस्तर पर आई थी। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया। मैं तो बेड से नीचे गिर गई थी। और तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किस किया? तुम सच में बेशर्म हो। मैंने भी पानी का एक गिलास भरा, तुमने मुझे किस किया था।
सॉन्ग याओजी का चेहरा और भी लाल हो गया। मैंने तुम्हें किस किया था? वो सिर झुकाकर कुल्ला करते हुए बोली। तो क्या तुम मुझे धक्का नहीं दे सकते थे? तुम्हें पता है ना कि मैं सुबह नींद में होती हूँ। तुमने ये जानबूझकर किया है। मैंने गला साफ किया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। और वैसे भी किस तुमने किया था? तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? तुम तुम एक ऐसे इंसान हो जो कभी नो नहीं कह सकता। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर कोई लड़की तुम्हारी बाहों में गिर जाए तो तुम उसे पकड़ लोगे, है ना? और फिर कहोगे कि ये मेरी गलती नहीं है, उसने खुद किया था। ऐसा कुछ नहीं है। तुम फालतू में मुझे ब्लेम कर रही हो। तुमने कहा था कि एक लड़की ने मुझे हक किया था। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि उसने मुझे हक नहीं किया था। मैंने उसे धक्का दे दिया था। वो बस देखने में ऐसा लग रहा था। तुम फिर से वही बहाना बना रहे हो। रिलेशनशिप से पहले भी तो तुम ऐसे ही थे। मैंने तुम्हें हक किया था और तुमने मुझे धक्का नहीं दिया था। और अब भी तुम किसी को धक्का नहीं देते। तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी रिजेक्ट नहीं कर पाए। अगले ही पल मेरे मुंह से निकल गया, पर तुम अलग हो। मेरे ये बोलते ही हम दोनों की आंखें मिली। हमारी सांसें तेज हो गईं और पूरे कमरे में एक अजीब सी साइलेंस छा गई। सॉन्ग याओजी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। मैं अलग हूं, इसका क्या मतलब है? उसका चेहरा गर्म होने लगा। वो मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। उसने चुपचाप अपना मुंह फेर लिया और शीशे में खुद को देखने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके गाल एकदम लाल थे। उसने पानी पिया, कुल्ला किया और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने भी कुल्ला किया और हेजिटेशन के साथ कहा, मेरा मतलब है रिलेशनशिप से पहले भी मैं तुम्हें पसंद करता था। मेरी बात सुनकर सॉन्ग योजी ने लाल चेहरे के साथ सिर झुका लिया और ब्रश करने लगी। हम दोनों ने सुबह जो हुआ उस बारे में कोई बात नहीं की। सॉन्ग योजी तैयार हुई, कपड़े चेंज किए, अपना बैग लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। और मैं ऑफिस पहुंचकर भी ख्यालों में खोया हुआ था। जी यानलिन। फू यानशु ने मेरे कंधे पर जोर से मारा। जी यानलिन। मैं होश में आया और मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? फू यानशु चिंता से मुझे देख रहा था। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूं, पर तुम कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने खांसते हुए एक्सप्लेन किया, मैं प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। मैं उसमें कुछ ज्यादा ही खो गया था। प्रोजेक्ट इक्वल्स सॉन्ग याओजी। वो मेरी वर्क एफिशिएंसी खराब कर रहे हैं। मुझे बस उसे भूलना है। उसने मुझे बेबी बोला और मुझे किस किया। कितनी क्यूट थी। कितनी अजीब बात है ना? ये सब तो उसने बस नींद में किया था। पर क्या ऐसा हो सकता है कि उसके मन में सच में ब्रेकअप वाली बात ना हो? या शायद वो फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती हो? हो सकता है वो हमेशा से ही ऐसी रही हो। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो। उसी वक्त सॉन्ग याओजी भी अपने ऑफिस में स्क्रीन को घूरते हुए ख्यालों में खोई हुई थी। मैंने जी एनलिन को किस किया, और वो भी मैंने खुद से। हे भगवान, मुझे मार डालो। सॉन्ग याओजी मन ही मन सोच रही थी कि वो कहीं जाकर छुप जाए, पर वो मॉर्निंग किस अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। महीनों बाद हुआ वो किस उसे और भी ज्यादा क्लियर और अनफर्गेटेबल लग रहा था। और फिर मेरी वो लाइन, तुम अलग हो, क्या वो लाइन सिर्फ रिलेशनशिप से पहले वाले टाइम के लिए थी या अभी के लिए भी? सॉन्ग याओजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैंग यूटिंग पैंट्री से पानी लेकर आई। उसने सॉन्ग याओजी के डेस्क पर एक कुकीज का पैकेट रखा और उसके कंधे थपथपाकर बोली, यंग पीपल, थोड़ा कंट्रोल किया करो। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया और वो हड़बड़ाते हुए एक्सप्लेन करने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। सिस्टर जेंग, आप गलत समझ रहे हैं। जेंग यूटिंग ने बस सिर हिलाया। ये लड़की कितनी भोली है, कितनी क्यूट है। वो अपनी डेस्क पर वापस चली गई और सॉन्ग याओजी को वहीं ख्यालों में छोड़ गई। सॉन्ग याओजी ने अपने लाल गालों पर हाथ रखा। अब मैं क्या करूं? आज सिर्फ थर्सडे है। मुझे अभी भी कम से कम 2 रातें उसके साथ सोचना पड़ेगा। सॉन्ग याओजी थकी हारी घर लौटी। उसने अपना वाइट बैकपैक चेयर पर फेंका और सोफा पर गिर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऑलरेडी सोफा पर बैठा हूंगा। ये बहुत रेयर था कि मैं उससे पहले घर आ जाऊं। सॉन्ग योजी ने तुरंत मेरी तरफ नहीं देखा। वो बस सीलिंग को घूरती रही। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने जवाब दिया, आज मुझे ओवरटाइम नहीं करना था। मैं फोन देख रहा था, पर मेरी नजरें सॉन्ग योजी पर ही थीं।
जैसे ही मैं उसके छोटे से चेहरे को देखता, सुबह की वो घटना मेरे दिमाग में घूमने लगती, और उसके साथ हमारी पास्ट मेमोरीज भी, हमारे किसेस, हमारे हग्स, हमारी मीठी मीठी बातें, सब कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चाहे वो रोमांटिक बातें हों या चीज़ी, वो सारी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि हमेशा साथ रहने वाली बातें प्रैक्टिकल नहीं होती, पर उस वक्त, चाहे मैंने वो बातें कही हों या सुनी हों, मैंने दिल से यही विश की थी। फ्यूचर के लिए मेरे मन में बहुत सारी होप्स थी। शायद हम दोनों बहुत इमेच्योर थे, शायद इसीलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। मुझे याद है जब हमने पहली बार किस किया था, वो कॉलेज के सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग का टाइम था। जब मैं उससे मिलने गया था तो हमारे रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था। अक्टूबर का महीना था, ऑटम पतझड़ का टाइम। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पत्तों पर गिरती बारिश की आवाज बहुत रिलैक्सिंग लग रही थी। उस दिन सॉन्ग याओजी ने एक वाइट लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। उसके ऊपर एक ब्लैक कार्डिगन स्वेटर था और साथ में ब्लैक लेदर शूज। उसे देखते ही मेरे मुंह से निकलने वाला था कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उस दिन हम दोनों डेट से वापस आ रहे थे। मुझे अच्छे से याद है, हम एक कैट कैफे में गए थे। सॉन्ग याओजी बिल्लियों के साथ खेलकर बहुत खुश थी। उसका नेचर ऐसा है कि जानवर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर खाना खाने के बाद हमारा एक छोटा सा झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह ये थी कि मैंने बताया कि जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तो एक लड़की ने मुझे लव लेटर दिया था, और उसने बताया कि एक लड़के ने उसे भी लव लेटर दिया था। ये कोई सीरियस झगड़ा नहीं था, पर हम दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हम ऐसे ही स्कूल वापस आ रहे थे कि अचानक रास्ते में बारिश तेज हो गई। हल्की बारिश एक हैवी रेन में बदल गई। मैंने अपनी शर्ट उतारी और उसे सॉन्ग याओजी के सिर पर रखकर हम हॉस्टल की तरफ भागने लगे। हम बारिश में भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे। सॉन्ग याओजी के बाल बारिश से भीग गए थे और कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। वो बहुत मैसी लग रही थी, पर मुझे वो बहुत क्यूट लग रही थी। सॉन्ग याओजी चिल्लाई, तुमने उसे रिजेक्ट क्यों नहीं किया? मैंने भी चिल्लाकर जवाब दिया, मैंने रिजेक्ट किया था। सॉन्ग याओजी फिर चिल्लाए, पर तुम्हारे पास तो मैं हूं ना। सॉन्ग याओजी मन ही मन बहुत अपसेट थी। पर नए नए कपल्स ऐसे ही होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर जेलस हो जाते हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं पूरी लाइफ में सिर्फ तुम्हें पसंद करूंगा, सच में। और वैसे भी वो लव लेटर जो उस लड़के ने तुम्हें दिया था, मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। और ऐसे ही हम दोनों की सुलह हो गई। जब हम हॉस्टल बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो बारिश अभी भी पत्तों पर गिर रही थी और आवाज कर रही थी। मैंने सॉन्ग याओजी से कहा, तुम जाओ। सॉन्ग याओजी मुझे देख रही थी। उसकी पानी से भरी वाटरी आईज बहुत ही इमोशनल लग रही थी। बारिश का पानी उसके चेहरे से नीचे गिर रहा था। मेरी धड़कनें तेज हो गई। सॉन्ग याओजी ने पूछा, तुम मुझे कितना पसंद करते हो? मैंने कहा, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ही पसंद करता हूं, किसी और को नहीं। वो लव लेटर मैंने किसी और को थोड़े ही लिखा था। सॉन्ग याओजी ने अपने होंठ भींचे और मेरी तरफ देखकर पूछा, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? उस टाइम तक हमने किस नहीं किया था, हम सिर्फ हाथ पकड़ते थे। मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि मैं तुम्हें किस करूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने हेजिटेशन के साथ एक्सप्लेन करना शुरू किया, सच कहूं तो मैं बहुत पहले से तुम्हें किस करना चाहता था, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे कि मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर के पीछे हूं या मैं कोई ठरकी हूं। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे डिसलाइक करो, समझ रही हो? ये सुनकर सॉन्ग याओजी के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और खुशी वाली स्माइल आ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके ब्लैक लेदर शूज पानी के गड्ढे में पड़े, जिससे पानी की कुछ बूंदें उछली। तो फिर मैं पहल करती हूँ। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट और हल्की थी, जो मेरे कानों में गूंज रही थी। बारिश अभी भी हो रही थी। मेरे कानों में सिर्फ बारिश की आवाज थी, पत्तों पर गिरती बारिश की आवाज, पानी के गड्ढों में गिरती बारिश की आवाज, और साइकिल पार्किंग की छत पर गिरती बारिश की आवाज। टिप 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 टिप। और फिर सॉन्ग याओजी ने मुझे गले लगा लिया।
उसने हल्के से अपनी एड़ियां उठाई। उसका चेहरा शर्म से लाल था और उसने मुझे किस किया। उसके वो सॉफ्ट लिप्स मेरे होठों से टकराए। उस एक पल में मुझे लगा जैसे सूरज उगा और डूब गया, जैसे दुनिया कई जन्म ले लिए। वो मैजिकल फीलिंग मैं पूरी लाइफ नहीं भूल सकता। मेरी आंखों के सामने सॉन्ग याओजी का वो क्यूट सा चेहरा था और बैकग्राउंड में हॉस्टल बिल्डिंग के सामने लगे हुए वो फैटसा के पेड़ थे जो हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। सब कुछ बहुत परफेक्ट था। अब सोचता हूँ तो लगता है कि हम कितने बेवकूफ थे बारिश में किस कर रहे थे। पर उस वक्त मुझे वो बहुत रोमांटिक लगा था। सच में बहुत रोमांटिक। ऑफ कोर्स उसके बाद हम दोनों को कोल्ड हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज मुझे वो सब बातें क्यों याद आ रही हैं। मैं सॉन्ग याओजी के साइड फेस को देख रहा था और सॉन्ग याओजी जो लेटे लेटे बोर हो गई थी, वो अचानक से एक सॉल्टेड फिश की तरह पलटकर उठ बैठी और मेरी तरफ देखने लगी। उसने गला साफ किया। आज रात मैं तुम्हारे ही कमरे में सोऊंगी। मेरे मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। सॉन्ग याओजी ने अपने दोनों हाथों से एक्स क्रॉस बनाया। तुम मुझे टच नहीं करोगे वरना मैं पुलिस कॉल कर दूंगी, मैंने इरिटेट होकर कहा। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि तुम रात को नींद में लुढ़कते लुढ़कते मेरी जगह पर आ रही हो और सुबह तुमने खुद मुझे किस किया था। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया और वो बहुत एम्बैरेस लग रही थी। वो बेड बहुत ऊंचा है। आज रात मैं एक डिफेंस लाइन सुरक्षा रेखा बनाऊंगी और तय हुआ था ना कि हम सुबह वाली बात नहीं करेंगे। तुम अभी भी उसे भूले नहीं हो। मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैं तो कब का भूल चुका हूं। सॉन्ग याओजी ने कोल्ड साइड ठंडी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और मुझे एक प्राउड एटीट्यूड के साथ ऊपर से नीचे तक देखने लगी। शायद किसी को मेरे साथ किस करने वाली बात याद आ रही है और वो उसे भूल नहीं पा रहा है। उसने सही बात पकड़ी थी। पर मैंने मुंह फेरते हुए कहा, इम्पॉसिबल। मैंने तुम्हें इतनी बार किस किया है कि सुबह वाले उस एक किस की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने बात पलटने की कोशिश की पर कुछ लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो शांत नहीं है। मेरा चेहरा गर्म क्यों हो रहा है। ये कमीना क्या बकवास कर रहा है। इतनी बार किस किया है का क्या मतलब है। हाँ ठीक है, हमने सच में बहुत बार किस किया है पर फिर भी ये बहुत कमीना है। सॉन्ग याओजी ने गुस्से में पैर पटका और मुड़कर मेरे कमरे की तरफ जाने लगी। मैं डिफेंस लाइन बनाने जा रही हूँ। आज रात मैं बिल्कुल नीचे नहीं गिरूंगी। मैंने सॉन्ग याओजी को जाते हुए देखा। ये अब क्या करने वाली है। पर जब मैंने सॉन्ग याओजी का सेटअप देखा तो मैं सुनने रह गया। अच्छा, तो डिफेंस लाइन का मतलब था बेड के किनारे पर सॉफ्ट टॉयज रखना। उसमें एक लंबा सा ग्रीन कलर का सॉफ्ट टॉय और एक डायनासोर टॉय रखा था। मैंने नाइट सूट पहने हुए सॉन्ग याओजी को बेड पर लेटे हुए नोवेल पढ़ते देखा। तुम्हें सच में लगता है कि ये सॉफ्ट टॉयज तुम्हें नीचे गिरने से रोक लेंगे। सॉन्ग याओजी ने ना में सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे भी नहीं लगता। मैंने उस डायनासोर टॉय का पैर पकड़ा। तो फिर तुमने यहाँ क्यों रखा है। सॉन्ग याओजी ने गला साफ किया। मेरे पास और कुछ रखने के लिए था ही नहीं। उसकी ये हरकत बिल्कुल वैसी थी जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे लड़ाई होने पर अपनी डेस्क के बीच में इरेजर और पेंसिल बॉक्स रखकर बाउंड्री बनाते हैं। ये डिफेंस लाइन जेंटलमैन को रोक सकती है पर विलन्स को नहीं। मतलब ये सिर्फ एक दिखावा है, असल में ये किसी को नहीं रोक सकती। मैं भी अपनी जमीन पर बिछी चटाई पर लेट गया। रात के 11 बज चुके थे। ये हमारे सोने का टाइम था। सॉन्ग याओजी को अचानक कुछ याद आया। तुम आजकल गेम्स क्यों नहीं खेल रहे। मैंने कहा, आजकल कोई खेलने वाला नहीं है। पर असल वजह यह थी कि सॉन्ग याओजी मेरे कमरे में सो रही थी। अगर मैं गेम्स खेलता तो आवाज से उसे डिस्टरबेंस होती और गेम्स खेलते टाइम मैं अक्सर गुस्से में गालियां भी देता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि सॉन्ग याओजी मेरा वो गालियां देने वाला साइड देखे। सॉन्ग याओजी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बेड के पास वाली लाइट बंद कर दी। हमारे सोने का टाइम हो गया है। एसी ऑन है, हवा एकदम परफेक्ट आ रही है। सोने के लिए बिल्कुल सही माहौल है। ऑल द बेस्ट सॉन्ग याओजी। आज रात अच्छे से सोना और बेड से नीचे बिल्कुल मत गिरना। मैंने सिर हिलाया। हाँ, तुम फिर से नीचे मत गिर जाना। अगर तुम आज रात फिर से नीचे गिरी तो पक्का तुम्हारा इंटेंशन मेरे साथ कुछ गलत करने का है। सॉन्ग याओजी ने एक च की आवाज निकाली। तुम्हारे साथ गलत करने का सपने मत देखो। बस तुम्हारी बॉडी टच करने में अच्छी है।
इसके अलावा मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉन्ग योजी ने अपने 4 उंगलियां उठाई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आई स्वेयर, अगर मैं आज रात फिर से बेड से नीचे गिरी तो मैं एक पपी कुत्ते का बच्चा हूं। अगले दिन सुबह मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने फिर से सॉन्ग याओजी का चेहरा था। वो गहरी नींद में थी और उसके हाथ पैर चारों डायरेक्शंस में ऐसे फैले हुए थे जैसे उसे अभी अभी पालतू बनाया गया हो। फिर वो पलटी और उसका हाथ जोर से उसके खुद के चेहरे पर पड़ा। स्मैक। मुझे सच में डाउट हो रहा है कि ये सब जानबूझकर कर रही है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग याओजी ने आखिरकार आंखें खोली। उसकी वो खूबसूरत वाटरी आइज प्यार से भरी हुई थी। गुड मॉर्निंग, मैंने कोल्ड टोन में कहा। गुड मॉर्निंग पपी कुत्ते के बच्चे। सॉन्ग याओजी अभी भी नींद में थी। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और आधी बंद आंखों से एक आवाज निकाली, वुफ। कुत्ते के भौंकने की आवाज। तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पपी बोल रहे हो? क्या तुम सच में मर्द हो? तुम बहुत ठरकी हो। हम दोनों वॉश बेसिन के सामने खड़े ब्रश कर रहे थे और सॉन्ग याओजी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। वो मुझे घूर रही थी जैसे वो अपनी आंखों से ही मुझे 1000 बार मार चुकी हो। पर इस बार मैं बिल्कुल शांत था। तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर तुम दोबारा नीचे गिरी तो तुम पपी हो। मैंने तो बस तुम्हारी बात रिपीट की है। तुमने पक्का जानबूझकर किया होगा। सॉन्ग याओजी ने अपनी नाक सिकोड़ी। मैं जानबूझकर क्यों करूंगी? तुम्हारे बेड पर जानबूझकर कौन गिरेगा? आह, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैंने उसे तिरछी नजरों से देखा। क्या सच में तुम्हारी कोई इज्जत बाकी है? सॉन्ग याओजी ने एक कोल्ड साइड ठंडी सांस ली और मुंह फेर लिया। तुम्हारे लिए मेरी इज्जत का लेवल और भी नीचे गिर गया है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ऐसी बात बोलना। तुम सच में ठरकी हो। परवर्ट बदमाश, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। नहीं, बकवास मत करो, मुझे बदनाम मत करो। सच में। सॉन्ग याओजी अपने मुंह में एक ब्रेड स्लाइस दबाकर ऑफिस के लिए निकल गई और मुंह में ब्रेड होने की वजह से कुछ अजीब सी आवाज में बोली, जी एनलिन, आज सुबह जो हुआ उसे भूल जाना। मैं थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था। आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही बातें नहीं भूलनी पड़ रही हैं। आज फ्राइडे है, पता नहीं एसी रिपेयर करने वाला आया या नहीं। जब मैं ऑफिस से घर आया तो रात के 10 बज चुके थे। सॉन्ग याओजी ने मुझे इस हालत में देखा जैसे मैं कोई जॉम्बी हूं। सॉन्ग याओजी डर के मारे चीखी और जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गई। मैं सीधा सोफा पर गिर गया। पर्दे के पीछे से सॉन्ग याओजी ने मुझे देखा और पहचान लिया कि ये मैं हूं। वो होश में आई और उसने आवाज दी, जी यानलिन। मैंने बहुत ही कमजोर आवाज में हम किया। सॉन्ग याओजी पर्दे के पीछे से छोटे छोटे कदमों से बाहर आई और पूछा, तुम? मेरा सिर सोफा पर ही था और मेरी आवाज दबी थी। ओवर टाइम ने मेरी जान निकाल दी। मैं बहुत थक गया हूं। सॉन्ग याओजी हंस पड़ी। वो मेरे पास आकर बैठी। इतने थक गए हो, क्या मैं तुम्हें मसाज दूं? मैंने झटके से अपना सिर उठाया। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? कहीं तुम मुझसे पैसे तो चार्ज नहीं करोगी? मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि सॉन्ग याओजी के पास पैसे नहीं है तो शायद वो मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। सॉन्ग याओजी ने बहुत ही गुस्से में हंफ किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ग्रीडी लालची औरत हूं जिसे सिर्फ पैसे से प्यार है? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं सच में तुमसे पैसे नहीं लूंगी। फ्री, पक्का। क्योंकि तुम मुझे अपने कमरे में सोने दे रहे हो और तुमने मुझे खाना ला कर दिया था और वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी दिए थे। तो मैं तुम्हें एक फ्री मसाज दे रही हूँ। मैं बहुत अच्छे दिल वाली हूँ। मैं बहुत अच्छे दिल वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अपनी जगह चेंज करो, बेड पर चलो। यहाँ मसाज करना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। सॉन्ग याओजी ने थोड़ा सोच कर कहा। मेरे अंदर अचानक से एनर्जी आ गई। मैं तुरंत सोफा से उठा और बेड पर जाकर लेट गया। सॉन्ग याओजी भी कमरे में आ गई। उसने पहले एसी ऑन किया और फिर बेड पर चढ़ गई। वो सीधा मेरी पीठ पर आकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ मेरी पीठ पर रख दिए। उस वक्त वो कुछ गलत नहीं सोच रही थी। वो बस सच में मेरी पीठ की मसाज करके मेरी थकान मिटाना चाहती थी। और मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वैसे तो उसमें कुछ गलत नहीं था, पर जब सॉन्ग याओजी मेरी पीठ पर बैठी तो मुझे उसकी सॉफ्ट बॉडी का टच फील हुआ। सॉन्ग याओजी ने खुशी से कहा, तो मैं मसाज शुरू कर रही हूँ, कैसा लग रहा है? सॉन्ग याओजी के छोटे और सॉफ्ट हाथ मेरी पीठ पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई बिल्ली अपने पंजे मार रही हो। और वो मसाज करते टाइम खुद ही वो
हीव हो की आवाजें भी निकाल रही थी, जैसे कोई बहुत मेहनत वाला काम कर रहा हो। मेरा चेहरा बेड पर था, तो मैं उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा था, पर मैं इमेजिन कर सकता था कि वो कितनी खुश और क्यूट लगी होगी। हे भगवान, क्या तुम्हें इतना क्यूट होना जरूरी है? क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी अट्रैक्टिव लग रही हो? मुझे सॉन्ग याओजी की इन छोटी छोटी क्यूट हरकतों से सच में बहुत प्यार था। मैं उन्हें रेजिस्ट ही नहीं कर पाता था। मैंने अपना सिर पूरी तरह से तकिए में छुपा लिया। पर सॉन्ग याओजी के मन में एक छोटा सा बदला लेने का प्लान भी था। किसने कहा था तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए? सॉन्ग याओजी मेरी पीठ पर हल्के हल्के मुक्के मार रही थी। तो कस्टमर कैसा लग रहा है? आराम मिल रहा है? मैं तो जैसे जन्नत में पहुंच गया था। आराम? ये तो आराम से भी बढ़कर है। हालांकि सॉन्ग याओजी के हाथों में ज्यादा ताकत नहीं थी, और किसी के ऐसे मसाज करने का एक्सपीरियंस ही बहुत रिलैक्सिंग था। सॉन्ग याओजी कुछ और ही सोच रही थी। उसे मेरी सूट वाली शर्ट का टेक्सचर बहुत पसंद आ रहा था। मैं क्या कर रही हूँ? सॉन्ग याओजी ने अपना सिर हिलाया। मैं बस जी एलन की मसाज कर रही हूँ। पर सच कहूं तो उसे मेरे सूट पहनने का स्टाइल बहुत पसंद था। स्ट्रेट पैंट्स, लंबी टांगे, और हर सुबह जब मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने स्लीव्स के बटन्स लगाता था, तो मैं सच में बहुत हैंडसम लगता था। काश वो मुझे ऐसे ही अपनी बाहों में पकड़ ले। मुझे सॉन्ग याओजी के ख्यालों के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि उसकी मसाज की टेक्निक सच में बहुत अच्छी थी। और ये कोई पहली बार नहीं था जब वो मुझे मसाज दे रही थी। कॉफी शॉप में भी जब हम एक छोटे से प्राइवेट रूम में बैठे थे, तो सॉन्ग याओजी ऐसे ही मेरे कंधों की मसाज करके मेरी थकान मिटाती थी। उसकी उंगलियां बहुत सॉफ्ट और लाइट थीं, और उसके हाथ भी बहुत मुलायम थे। मुझे वो फीलिंग बहुत पसंद थी। मेरी पूरे दिन की थकान छूमंतर हो जाती थी। सॉन्ग याओजी ने प्राउडली हंसते हुए कहा, मैं कितनी अमेजिंग हूं ना। मैं इतनी अमेजिंग हूं, पर फिर भी कुछ लोगों को मेरी वैल्यू नहीं है। जी एनलिन, तुम बाद में पछताओगे। देखना, तुम्हें फ्यूचर में मेरे जैसी अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। मैंने पलटकर जवाब दिया, मैंने तुम्हारी वैल्यू कब नहीं की? ब्रेकअप मैंने थोड़े ही इनिशिएट किया था। सॉन्ग याओजी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, ब्रेकअप तुमने इनिशिएट नहीं किया था, पर गलती तुम्हारी ही थी। हम दोनों प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह बहस करने लगे। थोड़ी देर बहस करने के बाद हमें लगा कि इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो हम दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, अगर तुम मुझे इतना ही डिसलाइक करती हो, तो तुम मेरी मसाज क्यों कर रही हो? सॉन्ग याओजी मन ही मन सोच रही थी। मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ? पर डिसलाइक करना और इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखना दोनों अलग बातें हैं। वो अपने राइट हैंड से मेरी गर्दन की मसाज कर रही थी। मैं बस मैं बस तुम्हारा एहसान चुका रही हूँ। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, पर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एहसान, हर चीज को एहसान क्यों बोलना? ये बात स्ट्रेंजर्स के बीच ठीक लगती है, पर हम दोनों के बीच में ऐसी बातें मुझे बहुत परायापन फील कराती हैं। क्या हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है कि हमें हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा? क्या उन चीजों का हिसाब रखा जा सकता है? मैंने कहा, अच्छा, तो फिर हिसाब क्लियर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं नहाने जा रहा हूँ। सॉन्ग याओजी को समझ नहीं आया कि मेरी टोन अचानक से इतनी कोल्ड क्यों हो गई। वो मुंह फुलाकर मेरे ऊपर से उठी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं इतने प्यार से तुम्हारी मसाज कर रही हूँ, और तुम मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो। नेकी कर और दरिया में डाल। मैं पलटा और बेड पर बैठी सॉन्ग याओजी को देखने लगा। हमारे चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसने अपना छोटा सा मुंह फुलाया हुआ था और अपनी ठुड्डी ऊपर की हुई थी। क्या हुआ? तुम सेटिस्फाइड नहीं हो? मैंने घूरते हुए पूछा। मैं काफी टाइम से तुमसे ये पूछना चाहता था, तुम बार बार एहसान चुकाने की बात क्यों करती हो? सॉन्ग याओजी को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें गलत क्या है। एहसान तो एहसान ही होता है ना। पर हाँ, ये सच में बहुत फॉर्मल लगता है। अगर हम रिलेशनशिप में होते तो मुझे लगता अगर हम रिलेशनशिप में होते तो मुझे लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। मैंने हाथ हिलाते कहा, रहने दो, जो बीत गया सो बीत गया। मैं मुड़ा और अपना सूटकेस खोलने लगा। फिर मैंने अचानक पीछे मुड़कर कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं।
सॉन्ग याओजी उदास चेहरे के साथ बाहर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई, हवा का एक झोंका अंदर आया और पल भर में ही वो ठंडक गायब हो गई। बाहर सच में बहुत गर्मी थी। जी एनलिन बहुत ही हार्टलेस बेरहम इंसान है, इसका क्या मतलब था? पर कपल्स के बीच में भी बाउंड्रीज तो होनी ही चाहिए ना। अगर नहीं होंगी तो ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अब तो हम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं। मैंने दरवाजा खोला और अपने कपड़े लेकर बाहर आया। तुम अंदर जाकर आराम कर लो। सॉन्ग याओजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुंह फेर कर अंदर चली गई। रात को सॉन्ग याओजी बेड पर लेटी थी और मैं नीचे चटाई पर। मैंने उसे आवाज देकर कहा, आज रात तुम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरोगी। सॉन्ग याओजी अचानक उठी और बोली, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। मैंने अपना सिर टेढ़ा किया और उसे देखा। क्या आइडिया? सॉन्ग याओजी ने एक उंगली उठाई और कहा, तुम मुझे बांध दो। ऐसे मैं रात को बिल्कुल भी नहीं हिल पाऊंगी। मेरा सिर चकरा गया। ये कैसा ब्रिलियंट आइडिया है? आर यू सीरियस? हाँ, मैं सीरियस हूँ। सॉन्ग याओजी बहुत तेजी से बेड से उतरी, बिल्कुल एक जिमनास्ट की तरह। परफेक्ट लैंडिंग। फिर उसने दरवाजा खोला और अपने कमरे की तरफ भागी। अंदर से सामान ढूंढने की आवाजें आने लगी। क्रैश, बैंग, क्लैटर। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि सॉन्ग याओजी का कमरा इस वक्त कैसा दिख रहा होगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में कुछ कपड़े की स्ट्रिप्स थी। पता नहीं वो उन्हें कहाँ से लाई थी। शायद किसी कपड़े से काट कर निकाली होंगी। उसने मुझे हाथ हिलाकर बुलाया तो मैं खड़ा हो गया। सॉन्ग याओजी ने वो स्ट्रिप्स मेरे हाथ में दी और कहा, मुझे बांध दो। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम सच में सीरियस हो, पर सॉन्ग याओजी की आंखों में देखकर मैं उसे मना नहीं कर पाया। सॉन्ग याओजी बेड पर लेट गई। उसकी वाइट ड्रेस बेड पर फैली हुई थी, जिससे उसके गोरे घुटने और लेग्स दिख रहे थे। उसने अपने दोनों सॉफ्ट हाथों को एक साथ जोड़ा और मुझे इशारा किया, कम ऑन। मैंने गला साफ किया और मैं भी बेड पर चढ़ गया। मैं खिसक कर सॉन्ग याओज के पैरों के पास गया। तो मैं तुम्हें बांधने जा रहा हूँ। क्या सच में मुझे तुम्हें बांधना चाहिए? मुझे ये सब बहुत वियर्ड लग रहा है। काम डाउन जी यानलिन। हम बस एक नॉर्मल चीज कर रहे हैं। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। क्या ये सच में नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। हम बस यही तो मेक श्योर कर रहे हैं कि सॉन्ग याओजी रात को बेड से नीचे ना गिरे। सॉन्ग याओजी ने सिर हिलाया। तुम ट्राई करके देखो। मैं सॉन्ग याओजी के वाइट पैरों को देख रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके एक एंकल टखने को पकड़ लिया। सॉन्ग याओजी का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। वो आधी उठकर बैठी और घबराते हुए चिल्लाई, जी आनलिन, तुम क्या कर रहे हो? ठरकी कहीं के, तुम मेरे एंकल को क्यों छू रहे हो? गुदगुदी हो रही है। मैं भी घबरा गया और एक्सप्लेन करने लगा, क्या मैं तुम्हें मान नहीं रहा हूं? सॉन्ग याओजी मुझे शक की नजरों से देखने लगी। उसके चेहरे की लाली अभी तक कम नहीं हुई थी। क्या तुम मुझे बांध रहे हो? बांधने के लिए तुम्हें मेरे एंकल को पकड़े रहने की क्या जरूरत है? मैंने मुंह फेरते हुए जवाब दिया, क्या मुझे तुम्हें होल्ड नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, तो ये बात है। सॉन्ग याओजी को लगा कि मैं सही कह रहा हूं, और फिर भी कुछ तो वियर्ड लग रहा है। उसने बस सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, तो थोड़ा आराम से बांधना। मैंने वो क्लॉथ स्ट्रिप सॉन्ग याओजी के एंकल के चारों तरफ लपेटी और फिर उसके दोनों छोटे छोटे पैरों को एक साथ जोड़ दिया। बांधने का मेरा तरीका बहुत स्टैंडर्ड था। पहले मैंने एक पैर के चारों तरफ एक लूज सर्कल बनाया, पर उसे टाइट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसे टाइट बांधता तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और आखिर में मैंने दोनों एंकल्स को एक साथ बांध दिया, इस तरह से। वो बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं था और सॉन्ग याओजी के मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। सॉन्ग याओजी मुझे बांधते हुए देख रही थी। ये कितने प्यार से और ध्यान से बांध रहा है। उसका चेहरा फिर से गर्म होने लगा जब मैंने बांध दिया, तो उसने अपने दोनों पैर हिलाकर देखे। वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तुम्हें तो बांधना बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा, थैंक यू। सॉन्ग याओजी मुझे अलर्ट होकर देखने लगी। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूं। तुम्हें इतने अच्छे से बांधना आता है कि मुझे डर लग रहा है, कहीं तुमने पहले